हेलो एवरीवन, मैं आरती सहायक समीक्षा अधिकारी जॉब मंत्रा पे आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को कर रहे हैं। हमने स्टार्ट किया है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, कंप्यूटर असिस्टेंट और अपर निजी सचिव, मतलब इलाहाबाद हाईकोर्ट जो एग्जाम कंडक्ट करवाता है उनके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करना, जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ हिस्ट्री। और हिस्ट्री में इसके पहले लगभग 4 से 5 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप उनको जाके देख लें। और अगले वीडियो से हमने सोचा है कि हम आपके साथ हिस्ट्री को भी सेग्रीगेट करके डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। मतलब मैंने सोचा है कि हम मॉडर्न हिस्ट्री को पहले डिस्कस करेंगे और उसके बाद एंशियंट और मिडिएवल को डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद के जो भी आपके पास वीडियोस आएंगी वो मॉडर्न हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड रहेंगी, क्योंकि जब हम एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख रहे थे और पहले के पुराने सेट देख रहे थे तो हमने देखा कि हिस्ट्री का जो पोर्शन है उसमें मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज्यादा पूछी जाती है। अगर मान लीजिए कि किसी सेट में 20 क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछे गए हैं तो उसमें से 12 से 13 जो क्वेश्चंस रहते हैं वो सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री के रहते हैं। तो हमें यहाँ बहुत ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है, तो इसको बहुत ज्यादा अच्छे से तैयार करने की भी आवश्यकता है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपके साथ बता दूं कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि हम जो अपडेट दें वो आपको मिलती रहे। ये क्वेश्चन हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस कर लिया था, गुलामगिरी वाला भी डिस्कस हो चुका था। आज हम यहाँ से स्टार्ट इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज के संकल्प को अपनाया था? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी कराची। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज के संकल्प को अपनाया था, ऑप्शन बी लाहौर। इसका सही आंसर है लाहौर। आइए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर का अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू। आप इसको याद रखिएगा क्योंकि पूछा जाता है। जवाहरलाल नेहरू लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे और ईयर भी पूछा जाता है, वो है 1929। और इसकी पर्टिकुलर डेट भी पूछी जाती है पूर्ण स्वराज के संकल्प को अपनाने की। तो आप इसको याद रखिएगा कि 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में अधिवेशन हुआ था। जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता कर रहे थे और ये कहाँ हुआ था? रावी नदी के तट पे हुआ था, रावी नदी के तट पर। और वहां किस चीज की किस चीज को पूरे तरीके से अपनाया गया, कौन सा संकल्प लिया गया? वो था पूरे तरीके से आजादी का संकल्प, कि हम अब स्वतंत्र रूप से अपने भारत को, अपनी बागडोर अपने हाथ में लेना चाहते हैं। तो इसका क्वेश्चन 1 का जो सही आंसर है वो है लाहौर। लाहौर के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के संकल्प को अपनाया गया था। देखिए अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के ठीक पहले निम्न में से कौन सी घटना हुई थी? ऑप्शन ए बंगाल का विभाजन, ऑप्शन बी इलवर्ट बिल, ऑप्शन सी रोलैक्ट एक्ट की स्वीकृति, या ऑप्शन डी मार्लोमेंटो सुधार। ये क्वेश्चन मैंने पिछली किसी वीडियो में भी आपके साथ डिस्कस किया है। जलियांवाला बाग हत्याकांड को किसी क्वेश्चन के ऑप्शन को डिस्कस करते टाइम हमने ये डिस्कस किया था। अभी इसको देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड के ठीक पहले कौन सी घटना हुई थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के ठीक पहले रोलैक्ट एक्ट को स्वीकृति दी गई थी। रोलैक्ट एक्ट अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था। ये 1919 में लाया गया, जिसको भारत में काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें क्या था कि किसी भी व्यक्ति को जेल में डाला जा सकता था और वो व्यक्ति अपने खिलाफ अपने लिए ना तो कोई वकील कर सकता था, ना ही कोई अपील कर सकता था, इसीलिए इसको काला कानून के नाम से जाना गया। इंडिया में बहुत सारी क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ रही थी और उसी क्रांतिकारी गतिविधि, क्रांतिकारी विचारधारा को दबाने के लिए अंग्रेजों ने इस एक्ट का, या ये रोलैक्ट एक्ट का क्या लिया था? सहारा लिया था। और जब इस एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग, जो कि अमृतसर में एक जगह है, वहां पर शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया। वहां जनरल डायर ने लोगों पे गोलियां चलवा दी, जिसमें 1000 से ज्यादा लोगों की हत्या हुई और बहुत सारे लोग घायल हुए। और इस घटना को भारतीय इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना गया। तो ये किसके
विरोध में आया था, तो ये रोलेक्ट एक्ट की स्वीकृति के विरोध में आया था। चलिए इसके बचे हुए ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। बंगाल का विभाजन, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये 1905 की घटना है। लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल का विभाजन हुआ। इल्बर्ट बिल, ये 1883 में आया था, 1883 में, और ये लॉर्ड रिपन के समय पे आया था। उस टाइम पे कौन थे? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के समय 1883 में क्या आया था? इल्बर्ट बिल आया था। और ये बिल क्या था कि भारतीयों को ब्रिटिश के खिलाफ मुकदमा चलाने का अधिकार दे दिया गया था, जिसका ब्रिटिश ने बहुत ज्यादा विरोध किया। बाद में ये वापस भी ले लिया गया, लेकिन इसके बारे में आपको याद रखना है कि इल्बर्ट बिल 1883 में लॉर्ड रिपन के समय में आया, और इसमें भारतीयों को ब्रिटिश के खिलाफ मुकदमा चलाने का अधिकार मिला था। ऑप्शन डी, मार्ले मिंटो सुधार, ये 1909 में आया था। इसमें काफी सारे विषय थे, जिसमें एक जो प्रमुख फैक्ट है वो है कि मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन का अधिकार। ये पूछा जाता है कि मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार कब मिला? तो 1909 में मार्ले मिंटो सुधार जो आए थे उसमें दिया गया था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड रोलेक्ट एक्ट की स्वीकृति के विरोध में आया। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्न में से किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कहा, झुके हुए घुटनों से मैंने रोटी मांगी पर बदले में पत्थर मिले? यहां मांगी होगा कि झुके हुए घुटनों से मैंने रोटी मांगी पर बदले में पत्थर मिले। ऑप्शन ए खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी दांडी मार्च, या ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये जो आंदोलन है, देखिए, एक आंदोलन मैंने आपसे पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन। और ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था दांडी मार्च के बाद। दांडी मार्च को भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये भी 1930 की ही एक घटना है। 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल तक गांधी जी ने क्या किया था? दांडी मार्च को किया था। और इसी मार्च के बाद या दांडी यात्रा के बाद ही उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। और दांडी मार्च में गांधी जी ने अंग्रेजों के सामने अपनी विभिन्न मांगों को रखा, जिसे ब्रिटिश ने नहीं माना, और उसके बाद उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी। तो ये जो कथन है कि झुके हुए घुटनों से मैंने रोटी मांगी और उसके बदले में पत्थर मिले, ये किससे रिलेटेड है? दांडी मार्च। तो इसका क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, दांडी मार्च। अब खिलाफत को थोड़ा डिस्कस करते हैं। ऑप्शन है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन 1919 1920 की घटना है, और तुर्की में खलीफा के खिलाफ जो अनैतिक व्यवहार हो रहा था उसके विरोध में अली बंधुओं के नेतृत्व में इसको शुरू किया गया था। और महात्मा गांधी ने खिलाफत को क्या किया था? सपोर्ट किया था। असहयोग आंदोलन, ये भी 1920 में स्टार्ट किया गया। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन को क्या किया गया था? स्टार्ट किया गया था। और नागपुर अधिवेशन जो कि दिसंबर 1920 में हुआ था, वहां असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। याद रखिएगा, नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? 1920 में। वहां असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। 5 फरवरी 1922 को एक घटना होती है, चोरी चोरा कांड। और चोरी चोरा घटना जो हुई थी उसके विरोध में गांधी जी ने इस आंदोलन को, मतलब असहयोग आंदोलन को, स्थगित कर दिया। उसके बाद है ऑप्शन डी, भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। आप याद रखिएगा, अगस्त क्रांति के नाम से किससे जाना जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन को, क्योंकि 8 अगस्त 1942 को यह आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्टार्ट हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन के ही समय पे ऑपरेशन जीरो आवर्स चलाया गया। जीरो आवर्स, जिसमें इस आंदोलन से जुड़े बड़े बड़े जो नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था।
तो हमारा जो क्वेश्चन है कि गांधी जी ने ये कथन कि मैंने झुके हुए घुटनों से रोटी मांगी, बदले में मुझे पत्थर मिले, ये दांडी मार्च से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी निम्न में से किस घटना का परिणाम था? ऑप्शन ए चोरी चोरा, ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन सी साइमन कमीशन का आना, या ऑप्शन डी बारडोली सत्याग्रह। देखिए, स्वराज पार्टी के बारे में हम थोड़ा सा जाने। स्वराज पार्टी को जो बनाया था वो 1923 में चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर बनाया। और ये बनाई क्यों गई थी, इसके पीछे की हम पूरी कहानी समझते हैं। हमने इसके पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था कि 1920 में असहयोग आंदोलन को शुरू किया गया। चोरी चोरा घटना की वजह से असहयोग आंदोलन को स्थगित किया गया और इसी घटना के बाद अंग्रेजों के द्वारा गांधी जी को गिरफ्तार भी किया गया था। मतलब 1922 में गांधी जी को गिरफ्तार किया जाता है। गांधी जी जो कि भारत की इस एक बड़े आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, गांधी जी ने आंदोलन को स्थगित कर दिया गया, गांधी जी को गिरफ्तार भी कर लिया गया। बहुत सारी क्रांतिकारी घटनाएं उस समय पे हो रही थी, जो कि रोलेट एक्ट के आने के बाद काफी हद तक उन पे अंकुश लग गया था। मतलब भारत की राजनीति में चाहे घटनाओं को लेके देखा जाए या फिर आंदोलन को लेके देखा जाए, 1922 के बाद एक खालीपन था। ना तो गांधी जी थे, ना ही और कोई बड़ा नेता था। उस समय पे चोरी चोरा की जो घटना हुई थी उसके क्रम में ही असहयोग आंदोलन को स्थगित किया गया और उसके बाद ही 1923 में चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने क्या किया था, स्वराज पार्टी बनाई थी, क्योंकि कोई और नेता अब इंडिया को लीड करने के लिए नहीं थे। तो स्वराज पार्टी किस घटना का परिणाम हुई? चोरी चोरा घटना का परिणाम हुई। और आपने ये भी जाना कि कैसे उस घटना का परिणाम हुई और इसका उद्देश्य क्या था, इस पार्टी को बनाने का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि विधान परिषद के चुनावों में भाग लेना। मतलब चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू का ये विचार था कि हम विधान परिषद के चुनावों में भाग लेके ब्रिटिश कानूनों को अपने हिसाब से बनवाने का प्रयास करेंगे, या फिर उनके जो कार्य हैं, उनकी जो गतिविधियां हैं, उनमें विरोध पैदा करेंगे विधान परिषद में बैठ के, वहां जाके। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में हमने अभी ऊपर डिस्कस कर ही लिया कि इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ऑपरेशन 0R इसी के टाइम पे चलाया गया। उसके बाद साइमन कमीशन का भारत आना, ये भी रिलेटेड उसी घटना से है, रोलेट एक्ट। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट जो था वो 1919 में आया, जिसमें लाया गया था रोलेट एक्ट को। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट जो था, या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार इसको बोलना ज्यादा सही रहेगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, चलिए लिख देते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ये कब लाए गए थे? 1919 में। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की जांच करने के लिए साइमन कमीशन को कब गठित किया गया? 1927 में इसको गठित किया गया और 3 फरवरी 1928 में ये क्या था, इसका भारत में आगमन हुआ। अब यहाँ से आपको 2 चीजें बहुत अच्छे से याद रखनी है। मैं जब भी आपके साथ एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ तो आपको बहुत क्लियर दिख रहा होगा कि वहां हम सिर्फ एक फैक्ट को डिस्कस नहीं करते हैं, वहां किसी में 4, किसी में 5, 6 या 7, मतलब मिनिमम 4 फैक्ट तो रहते ही हैं क्वेश्चन के साथ। अगर आप इसको ठीक से पढ़ते रहेंगे ना तो आप जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो बहुत अच्छे से प्रीवियस ईयर करते टाइम ही कवर हो जाएगा। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे और थोड़ा सा बाद में किताब उठा के पढ़ लेंगे, तब हो पाएगा ऐसा। बाकी मैंने सोचा है कि मैं डिटेल्ड में भी डिस्कस करूं, लेकिन भी टाइम उतना नहीं मिल पा रहा है। कोशिश करेंगे कि डिटेल्ड वीडियो भी आपके सामने लाएं। तो यहाँ हमने क्या देखा, 2 फैक्ट, एक तो 1927, दूसरा 1928। जब भी ये पूछा जाए कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ, तब हम 1927 के साथ जाएंगे। नवंबर 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ और फरवरी 1928 में भारत में इसका आगमन हुआ। बारडोली सत्याग्रह ये कब हुआ था? ये 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया था, इसको नेतृत्व प्रदान किया था, वल्लभ भाई पटेल।
और यहाँ जो उनको उपाधि जो सरदार इनके नाम के आगे लगा है वो यही बारदोली सत्याग्रह के दौरान बारदोली की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी। इसके पहले ये वल्लभ भाई पटेल के ही नाम से जाने जाते थे। तो स्वराज पार्टी, जो कि हम जिस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे कि स्वराज पार्टी किस घटना का परिणाम है, वो है चोरी चोरा। हमारा अगला क्वेश्चन है 1857 इन इंडिया म्यूटनिंग आर बार ऑफ इंडिपेंडेंस, इस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए मौलाना अबुल आजाद, ऑप्शन बी एस बी चौधरी, ऑप्शन सी एस एन सेन, ऑप्शन डी ए टी एम्ब्रे। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ए टी एम्ब्रे। 1857 इन इंडिया म्यूटनिंग आर बार ऑफ इंडिपेंडेंस, इस पुस्तक को लिखने वाले हैं ए टी एम्ब्रे। इसको याद रखिए। कुछ और बुक को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मौलाना अबुल आजाद ने जो बुक लिखी है वो है इंडिया विंस फ्रीडम। मेरे हिसाब से अब तक आपने बुक और ऑथर का एक पेज बना लिया होगा और वहां आप फेमस बुक और ऑथर उनके लिखते जा रहे होंगे। अगर आपने नहीं किया है तो कर लीजिए, लास्ट टाइम पे चीजें नहीं हो पा रही हैं। आपके बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं कि वैकेंसी कब आएगी, वैकेंसी कब आएगी। आप एक बार ये सोच के देखिए कि जब वैकेंसी आएगी, आपको पता भी है कि ये बात कि हाई कोर्ट की वैकेंसी का प्रोसेस कितना फास्ट होता है, तो जब वैकेंसी आएगी क्या आप उसके बाद तैयार हैं एग्जाम देने के लिए? तो एग्जाम की तैयारी तो आपको पहले से ही करनी पड़ेगी। तो आप ये छोटी छोटी चीजें करते जाइए। मौलाना अबुल आजाद, इन्होंने क्या लिखा था, कौन सी बुक लिखी थी बहुत फेमस, इंडिया विंस फ्रीडम। और एस पी चौधरी कोई बहुत फेमस नाम नहीं है और कोई बहुत फेमस फैक्ट नहीं है जो यहाँ से पूछा जाता है। एस एन सेन ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है जस्ट 1857, 1857। इनकी बुक का ही नाम है 1857। एस एन सेन ने जो बुक लिखी। एक और फेमस बुक है जिसका नाम मुझे याद आ रहा है, वो है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये जो बुक है वो लिखी है विनायक दामोदर सावरकर ने, बीडी सावरकर जिनको बोलते हैं। तो वीडी सावरकर की कौन सी बुक है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और यहाँ जो क्वेश्चन पूछा है उसका सही आंसर क्या है, एटी एम्ब्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुजफ्फरपुर षड्यंत्र कांड में किसे मौत की सजा दी गई और बाद में उनकी भूमिका के लिए निष्पादित किया गया? ऑप्शन ए, निष्पादित का मतलब यहाँ है कि उनको मौत की सजा सुनाई गई। ऑप्शन ए बिनोय बसु, ऑप्शन बी जतेंद्रनाथ बोस, ऑप्शन सी खुदीराम बोस, ऑप्शन डी रासबिहारी बोस। तो इसका सही आंसर है खुदीराम बोस। इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए 1908 की एक घटना है। 1908 में खुदीराम बोस और दूसरे हैं प्रफुल्ल चाकी, दोनों ने मिलकर, एक जज थे जिनका नाम था किंग्सफोर्ड, उन्हें मारने के लिए, उनकी हत्या करने के लिए उनकी गाड़ी पर बम फेंका। ये जो बम फेंका गया था इसमें जो किंग्सफोर्ड था, जो जज किंग्सफोर्ड, वो तो नहीं मरे, लेकिन दो ब्रिटिश जो लेडी थी वो मारी गई। और इसी घटनाक्रम में जो खुदीराम बोस हैं उनको क्या किया गया था, फांसी की या मौत की सजा सुना दी गई। और जो प्रफुल्ल चाकी हैं इन्होंने क्या कर ली थी, आत्महत्या। इसको याद रखिएगा, ये फैक्ट भी पूछा जाता है। आत्महत्या किसने की थी, प्रफुल्ल चाकी ने 1900। और ये जो जिसको मुजफ्फरपुर षड्यंत्र कांड बोला जाता है, ये कब हुआ था, 1908 में। बिनोय बसु ये बंगाल के एक बहुत प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। जतेंद्रनाथ बोस, इनकी जेल में भूख हड़ताल के दौरान मृत्यु हुई थी। ये बहुत पूछा जाने वाला फैक्ट है, भूख हड़ताल। इन्होंने 63 दिन की भूख हड़ताल ये पूरी कर चुके थे और 64वें दिन इनकी मृत्यु हुई थी। 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद इनकी जेल में मृत्यु हुई थी। किसकी, जतेंद्रनाथ बोस की। और ये 1929 की घटना है जो उनकी मृत्यु है।
और रास बिहारी बोस, इनको हम पिछली वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। रास बिहारी बोस ने जापान में जाकर इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और आजाद हिंद फौज, ये दो क्या किए थे, बनाए थे। तो आप इनको याद रखिएगा कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और आजाद हिंद फौज, इसमें किसका योगदान है? इसमें है रास बिहारी बोस का योगदान। दूसरा है आजाद हिंद फौज। तो जो मुजफ्फरपुर षड्यंत्र कांड है उससे संबंधित है खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, जिसमें प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या की और खुदीराम बोस ने को क्या हुई थी, मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। इसमें वो मारना चाह रहे थे किंग्सफोर्ड को और बाय मिस्टेक इसमें दो ब्रिटिश जो लेडी थी वो मारी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1932 का पूना समझौता संबंधित है। ऑप्शन ए किसान वर्ग, ऑप्शन बी मजदूर वर्ग, ऑप्शन सी महिला, ऑप्शन डी अवसाद ग्रस्त वर्ग। इसको बोलते हैं डिप्राइव्ड क्लास, वंचित वर्ग कहना ज्यादा ठीक रहेगा, वंचित वर्ग। तो 1932 का जो पूना समझौता है वो किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वंचित वर्ग। इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए 24 सितंबर 1932 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी, कौन, ये दोनों नाम याद रखिएगा बहुत अच्छे से। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच क्या हुआ था? ये पूना समझौता या पूना पैक्ट हुआ था। कब हुआ था? 1932 में हुआ था। और ये किससे संबंधित है? वंचित वर्ग से संबंधित है या दलित वर्ग से संबंधित है? तो इसमें दलित वर्ग के लिए जो पृथक निर्वाचक मंडल था उसको समाप्त कर दिया गया था। दलित वर्ग को मिला हुआ पृथक निर्वाचक मंडल समाप्त करने की एक सहमति हुई थी, एक समझौता हुआ था महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में। और हुआ ये था कि आरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई। और ये समझौता महात्मा गांधी बी आर अम्बेडकर के बीच 24 सितंबर 1932 को हुआ था, जिसमें दलित वर्ग को मिला हुआ पृथक निर्वाचक मंडल समाप्त किया गया। तो मुझे लगता है इस वीडियो में हमने 7 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। इसके आगे हमने सोचा है कि हम सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन को डिस्कस पहले करेंगे, उसके बाद फिर हम मिडिएवल और एंशिएंट हिस्ट्री में जो भी प्रीवियस क्वेश्चन आए हैं उनको डिस्कस करना शुरू करेंगे। और आप अपने सजेशन भी देते रहा करिए, क्योंकि मेरा पढ़ाने से कभी उतना संबंध मेरा रहा नहीं है और शायद मुझे डिस्कस करना ज्यादा ठीक लगता है। मैं आपके साथ आप जैसे बताएंगे वैसे चीजों को डिस्कस कर लूंगी। मुझे लगता है कि हाँ, मैंने एग्जाम निकाला है और इसके अलावा भी एग्जाम निकाले हैं, तो मुझे उतनी जानकारी है कि एग्जाम के लिए कितना पढ़ा जाए, कहाँ से पढ़ा जाए, क्या छोड़ा जाए। क्योंकि एग्जाम निकालने के लिए आपको बहुत ज्यादा सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होती। आपको क्या पढ़ना है वो पता होना चाहिए और उससे भी ज्यादा आपको क्या नहीं पढ़ना है वो भी पता होना चाहिए। यहाँ हर सेक्शन से बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है। कुछ कुछ पर्टिकुलर जगह है हिस्ट्री में जहाँ से आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और कुछ कुछ वो जगह है जिन्हें आप एकदम छोड़ दीजिए, आप कोई फर्क नहीं पड़ेगा रिजल्ट पे। तो आप सिर्फ उस चीज का फायदा लीजिए। मैं आशुतोष सर और आर डी सर यहाँ आपको यही बताने के लिए हैं कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या छोड़ना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप अपने सजेशन देते रहिए कि आप समझाने के लिए हम क्या और बेटर कर सकते हैं। तो ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और चीजों को और अच्छे समझते रहिए। धन्यवाद।